नमस्कार। द वीक ऑफ शो में मैं प्रशंसा आपके लिए लाई हूं हफ्ते भर की सियासी हलचलें। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं आपको हफ्ते भर की सियासी हलचलें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ की एस्पेक्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी बौद्धिक संपदा आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। क्रूइज वेंचर के इस कोट से मध्य प्रदेश सरकार खासी प्रभावित नजर आ रही है। इस हफ्ते G20 सम्मेलन के तहत आयोजित थिंक 20 की बैठक के चलते पूरी दुनिया की नजर भोपाल पर रही। बैठक में 22 देशों के 94 डेलीगेट्स शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ने उन्हें अपने पर्यावरण प्रेमी रूप से परिचित कराया। साथ ही एमपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सभी अतिथियों को घूमने का न्योता भी दिया। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में G20 के तहत 2 दिनों तक थिंक 20 सम्मेलन की बैठकें। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन। थिंक 20 में 22 देशों के 94 डेलीगेट्स हुए शामिल। 17 जनवरी को समापन सत्र में राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे शामिल। पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और वैश्विक सुशासन पर मंथन। कार्यक्रम के पहले दिन 13 सत्र और 2 ब्रीफिंग क्लस्टर का हुआ आयोजन। 2 दिन की बैठक में कुल 5 प्लेनरी और 10 पैरेलल सेशन। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला हुए शामिल। भारत में नीदरलैंड के राजदूत H.E. मार्टिन वादेनबर्ग भी रहे मौजूद। G20 के सदस्य देशों से करीब 70 मंत्री ले रहे हिस्सा। भारत के अन्य राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। सीएम ने ग्रीन ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण का उठाया मुद्दा। बिजली बचाने का बताया महत्व, सभी से की वृक्ष लगाने की अपील। संबोधन में सीएम शिवराज ने मेहमानों को बताया भगवान। मेहमानों से बोले सीएम शिवराज, केवल मीटिंग में मत रहना, घूमना फिरना भी। स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने थिंक 20 ग्रुप के सदस्यों के साथ पौधरोपण किया। सीएम शिवराज बोले कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, भोपाल कैपिटल ऑफ इंटेलेक्चुअल हो गया है। प्रधानमंत्री ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम रखी है। आज सब यहाँ पेड़ लगाने पधारे हैं। यह ग्लोबल गार्डन बन गया है। भारत गेस्ट को गॉड मानता है, अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। G20 की थीम जो इस बार है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वास्तव में ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। सारी दुनिया एक परिवार है, इसलिए भारत है जहां पेड़ों की भी पूजा की जाती है। ग्रीन जीडीपी मतलब प्रगति की बात प्रकृति के साथ। हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है, यह हमने फैसला किया। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ये समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। वहीं G20 के तहत 2 दिनी बैठक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बेवजह वाहवाही लेने के आरोप लगाए। साथ ही सरकार से कई दूसरे सवाल भी पूछ डाले। देश में G20 की समिट्स हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, सिर्फ बातों से कोई भी चीजों का निदान नहीं होता है। सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए बातें करने की बजाय धरातल पे चीजों को उतारें। G20 देशों के साथ अनेक देश इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें आर्थिक, पर्यावरण, अन्य डिजिटल मार्केटिंग, अन्य विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जब बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये बैठक ऐसी सफल हो और भारत की तरक्की और मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास के लिए सभी देश मिलकर कुछ योगदान देंगे
और इससे विचार विमर्श करके कोई रास्ता निकलेगा ताकि मध्य प्रदेश भी इस रास्ते में आगे बढ़ सके। G20 कार्यक्रम में सीएम शिवराज बोले कि भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भव भारत की परंपरा है। भारत का बहुत पुराना विचार है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तू वसुदेव कुटुंबकम। G20 की भारत को मेजबानी मिलना वाकई बड़ी बात है, जिसके तहत समिट के खजुराहो और इंदौर में कार्यक्रम होने हैं। वहीं थिंक 20 कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने दुनिया को भारतीय दर्शन के साथ ही साथ अपने पर्यावरणीय प्रबंधन से भी रूबरू कराया, जिसकी कई देशों के डेलीगेट्स ने प्रशंसा भी की है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की बौछारें भी की, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार अपनी एड़ी चोटी का जोर कार्यक्रम के सफल संचालन पर लगाए हुए है। और लगाए भी क्यों ना, आखिर पूरी दुनिया की नजरें जो इन बैठकों पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। 2324 के महासंग्राम के लिए आखिरकार बीजेपी ने अपने सारथी का चयन कर ही लिया और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, जेपी नड्डा का बतौर बीजेपी अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से एक दिन पहले नड्डा ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में 23 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत कितनी महत्वपूर्ण है ये बताया था और पार्टी ने नड्डा को ही ये चुनौती सौंप दी है। साथ ही 2024 में आम चुनाव में पार्टी की अध्यक्षता करने का जिम्मा भी उन्हें ही मिला है। बीजेपी की नैया के खेवैया बने नड्डा क्या विजय घाट तक पहुंच पाएंगे या विपक्ष के बनाए भंवर में उलझ जाएंगे? देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी 2024 लोकसभा चुनाव तक नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद भी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाना कई सवाल खड़े करता है। इससे पहले नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दे दी। जेपी नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। अब वे लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया गया फैसला, जून 2024 तक बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। आडवाणी शाह के बाद दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता। जनवरी 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे नड्डा। हिमाचल में मिली हार के बाद से नड्डा को हटाने के लग रहे थे कयास। गुजरात की जीत में दिखा था सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल। इस साल 9 राज्यों और जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। अगले साल 2024 में होगा लोकसभा चुनाव। नड्डा ने हर वर्ग के लिए चलाया अलग से सदस्यता अभियान। मोदी शाह की गुडबुक में होने का नड्डा को मिला फायदा। पार्टी के सीनियर नेताओं के भी पसंदीदा होने का मिला फायदा। चुनावी साल में संगठन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहती बीजेपी। नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल बढ़ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। शाह ने इसके साथ ही साथ उन कारणों को भी साझा किया जो कि नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने में अहम बने। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वानुमत से एक फैसला लिया है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस ने इस एक्सटेंशन पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही बीजेपी में कलह और गुटबाजी की भी बात कही। कांग्रेस ने नाम लिए बिना ही कहा कि पार्टी में जो 2 लोगों को पसंद आएगा उसी का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख के अंदर गुटबाजी इतनी है कि कौन अध्यक्ष बनेगा इसी पर लड़ाइयां हो जाएंगी। तो जेपी नड्डा जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के संविधान के खिलाफ जाके बढ़ाया जा रहा है और आज की तारीख में ये 2 लोगों की अपोधी बन के रह गई है। जो उनके हिसाब से चलेंगे
उन दोनों के हिसाब से जो आदमी आगे बढ़ेगा उसको बढ़ाया जाता है। जब जेपी नड्डा जी अपना खुद का गृह राज्य चुनाव हार गए तो इसलिए आगे उनके जितने चुनाव हारने हैं बीजेपी उनके सर के ऊपर रखना चाहती है। चुनावी साल में बढ़ाए गए जेपी नड्डा के कार्यकाल को बीजेपी की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी संगठन में चुनाव से पहले किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं करना चाहती है। जाहिर सी बात है कि इसका संदेश अन्य राज्यों में भी जाएगा। वहीं बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आगामी समय में होने वाले चुनावी परिणामों से ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई हैं। सत्ताधारी दल भाजपा के नेता आत्मविश्वास से लबरेज हैं और दावा कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर उन्हें ही मिलेगा। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस हफ्ते मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान चुनावी संभावनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत होगी। जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद हैं और भाजपा का किसी से भी कंपटीशन नहीं है। वहीं कांग्रेस इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो ऐलान कर दिया है कि एमपी में अब की बार बीजेपी एक तरफा जीतेगी। पार्टी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद से ही उत्साहित नजर आ रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी के उद्बोधन को मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेरणा और ऊर्जा से लबरेज बताया। बहुत ही प्रेरणादायी और ऊर्जा से भरा हुआ उद्बोधन था उनका और सभी कार्यकर्ता ऊर्जा से भरकर वहां से आए। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहे। वहीं चुनावी साल में बीजेपी के बड़े ऐलान पर कांग्रेस चुटकी लेते हुए नजर आई। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत से जोड़ते हुए बीजेपी पर तंज कसा। मध्य प्रदेश में रोज मुंगेरी लाल के सपने देखने वाली भारतीय जनता पार्टी, जनता त्रस्त है, मंत्री मस्त है और स्पष्ट रूप से न किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर परेशान है, प्रताड़ित है। जनता इंतजार कर रही है, चुनाव आएगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के सुपड़े साफ करेगी। साल 2023 की शुरुआत से ही दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। वजह साफ है, चुनावी तैयारियों में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि इन दिनों बयानों से भी अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। फिर चाहे कांग्रेस का नया साल, नई सरकार का संकल्प हो या फिर बीजेपी का एक तरफा जीत का दावा। वहीं फरवरी से पार्टी विकास यात्रा के जरिए जनता के बीच में तमाम विकास योजनाओं और कार्यों को लेकर भी जाने वाली। हालांकि इन यात्राओं और कवायदों का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में 23 के चुनाव की तिकड़म शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर की तैयारी की जा रही है तो कभी मंथन से अमृत निकाला जा रहा है। इस दौरान दोनों ही पार्टियां मंथन में निकलने वाले विष को भी जाया नहीं जाने दे रही हैं और वार पलटवार के रूप में एक दूसरे को परोस रही हैं। देखिए रिपोर्ट। 2023 की शुरुआत सियासी संकल्पों से शुरू होती है, जिसे अब जमीन पर फलीभूत करने की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस जी जान से जुट चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस के मास्टर प्लान पर डालते हैं एक नजर। राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाली जा रही मिले कदम जुड़े वतन यात्रा। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग निकाल रहा 1464 किलोमीटर की संदेश यात्रा। 122 दिन में 142 विधानसभाओं में निकलेगी यात्रा। 26 जनवरी से शुरू हो रहा कांग्रेस का
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कमलनाथ ने की संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा। वहीं दूसरी ओर विकास यात्रा से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, जिसकी पहली बैठक 24 जनवरी को होगी। एक नजर बीजेपी की मैराथन बैठकों पर। 24 जनवरी को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, 26 जनवरी को होगी जिला पदाधिकारियों की बैठक, 27 जनवरी को होगी मंडल कार्यकारिणी की बैठक। सभी 64,000 बूथों पर होगा बैठक का आयोजन। 5 से 25 फरवरी तक निकाली जाएगी विकास यात्राएं। कांग्रेस की बैठकों पर तंज कसते हुए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि कमलनाथ ने तो पूरी कांग्रेस बिठा दी है। वहीं राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को उन्होंने चुनावी पर्यटन बताया। कमलनाथ जी ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस ही बिठा दी। मेरा मानना है कि अब वो खड़े होने की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है। देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है और इनके ये भ्रम के जाल में अब जनता आने वाली नहीं है। वहीं बीजेपी की विकास यात्रा पर तंज कसते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे फ्रॉड यात्रा बताया। नाथ बोले कि ये यात्रा लोगों को गुमराह करने के लिए निकाली जा रही है, लेकिन मुझे प्रदेश की जनता पर विश्वास है, वो सही फैसला करेगी। बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक नौटंकी करने में। ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। पर आज मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सही फैसला करेंगे। भले ही साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन यात्राओं के जरिए दोनों ही पार्टियां जनता के बीच पहुंचने का विशेष प्लान बना चुकी हैं। साथ ही साथ बैठकों के जरिए आगामी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसका लक्ष्य केवल और केवल एक ही है, मध्य प्रदेश में जनता का दिल जीत पाना। हालांकि इन यात्राओं से मंजिल के नजदीक कौन पहुंचेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एमपी में सियासी बयानबाजी के तीर चल रहे हैं। इस बीच सियासी रण में तोप की एंट्री हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने एक बयान से सियासी रण में तोप को उतारा। उन्होंने कहा कि सिंधिया के कांग्रेस में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तोपों की जरूरत नहीं है। इधर सिंधिया ने भी इस पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार को तोप सरकार की संज्ञा देते हुए 4 गंभीर आरोप लगाए हैं। कौन से हैं ये आरोप, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे। एमपी में कमलनाथ के इसी बयान पर ठंड में भी सियासी गर्मी कुछ बढ़ गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग है। राजनीतिक दलों के महारथी अब एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब कमलनाथ के हमलावर रुख को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 15 महीनों की तोप सरकार का रिकॉर्ड। पहले नंबर पर उन्होंने तबादला उद्योग, दूसरे नंबर पर वादा खिलाफी, तीसरे नंबर पर भ्रष्टाचार और चौथे नंबर पर माफिया राज रखा। आगे उन्होंने लिखा कि कमलनाथ जी अच्छा है, आपकी इस तोप की परिभाषा में मैं फिट नहीं हुआ। इधर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार क्या किया, तो वहीं सिंधिया के ट्वीट पर भी कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि मुझसे पूछा गया था कि कांग्रेस के बड़े तोप चले गए, मैंने कहा मुझे तोपों की जरूरत नहीं, जनता याद कर रही है मेरी 15 माह की सरकार। मेरे से पूछा गया था कि कांग्रेस में पहले बड़े बड़े तोप थे, तो मैंने कहा बड़े बड़े तोप होंगे, मुझे कोई तोप की जरूरत नहीं है। तब मैंने कहा पर ये बात सही भी है, अगर वो कांग्रेस में नहीं है तो नहीं है, जनता याद कर रही है सरकार।
सियासी गलियारों में भले ही दिग्गजों के बीच हुई बयानबाजी को रोजमर्रा की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन दोनों नेताओं की इस बयानबाजी के कई मायने हैं, क्योंकि मिशन 23 का चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस के अलावा कमलनाथ बनाम सिंधिया भी है। खास बात यह कि विधानसभा चुनाव में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तभी तो यह दिग्गज नेता 2023 के चुनाव के लिए पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। अब यह सियासी तीर किसकी सियासत चमकाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलें लेकर। नमस्कार।